आपसे गुजारिश है कि फ़ोन कीजिएगा, और अगर आपके पास कोई ऐसे सवाल है जिसका हम जवाब कोशिश करेंगे कि पूरी बेहतर इत्मीनान बख्श आपका जवाब दिया जा सके। मगर बहरहाल आखिर जो आपको जाना है वो तो अपने जीपी के पास जाना है, अपने डॉक्टर से फ़ाइनल मशवरा लेना है। हमारा काम ये है कि आपको जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दें, ताकि फिर आप जो हैं वो जाके अच्छी तरीके से अपने जीपी से बात डिस्कस कर सकें। तो आज का सर जनाब, मैं डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल जो है वो बहुत ही कॉमन सा सवाल मैं आपसे करने वाला हूँ, वो ये है कि लंग्स का जो फेफड़ों का जो है वो जिस्म के अंदर काम क्या होता है। बहुत ही जो है वो आपके लिए तो आसान सवाल है, मगर मैं चाहूँगा हमारे नाजरीन को जो है वो ये बात बताई जाए कि जनाब लंग्स जो हैं वो हमारे जिस्म में क्या काम करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का कि मैं यहाँ हाज़िर हूँ और आपके जो सामीन हैं उनसे माशाल्लाह मरबूत हूँ। फेफड़ों का जो मेन फंक्शन है या मेन काम है वो तो है कि हवा में से ऑक्सीजन को ट्रैप करना या हासिल करना और उसको खून में दाखिल करना। और जो अमल है रेस्पिरेशन का या जो अमल है जिसके ज़रिए हम खुराक को इस्तेमाल करते हैं या जो हम अपनी एक्टिविटी करते हैं, उसमें एक और गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। बेशक। तो अगर उसको जिस्म से जो है ख़ारिज ना किया जाए तो वो ज़ाहिर प्रॉब्लम्स उसमें हो जाते हैं। तो फेफड़े जो हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को यानी एक ही स्टेप में वो ऑक्सीजन खून से में दाखिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और फिर जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है खारिज जब सांस होता है तो वो हवा में चली जाती है। अच्छा, तो मतलब कहने का ये है कि जो हमारा सांस का एक जो साइकिल है, जो रेस्पिरेटरी साइकिल है, उसके अंदर जब हमने सांस अंदर खींची तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन अंदर गई। जी बिल्कुल। और उसने जो है वो जाके फैल गई जिस्म के अंदर। और तो लंग्स जो हैं वो इसको ट्रैप करके किस तरीके से जो है वो ब्लड्स को देते हैं। जी हाँ, ऐसे होता है कि बिल्कुल जो खलिए का जो लेवल है, सेल का लेवल है, उस पर बहुत ही एक नाजुक झिल्ली है जिसके एक तरफ जो है फेफड़ों वाली साइड है, आप यूँ कहिए कि एयर है, और दूसरी साइड पे ब्लड होता है। अच्छा। तो हार्ट का काम है कि वो ब्लड को मुसलसल पंप करता है फेफड़ों से, और जूं जूं वो ब्लड गुजरता जाता है उस झिल्ली में से ऐसे होता है कि ऑक्सीजन एक तरफ चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्यूज़ कर जाती है। और ये काफ़ी हालांकि फेफड़े जो हैं वो उनका जो वज़न है वो तो तकरीबन 2 किलो से एक करीबी होता है। लेकिन जो एरिया अवेलेबल होता है इस गैस एक्सचेंज के लिए तकरीबन एक टेनिस कोर्ट के बराबर होता है। वाह। जिसकी वजह से जो फेफड़े हैं वो बहुत ही एफिशिएंट तरीके से ये जो है ना गैस एक्सचेंज करते हैं। और अल्टीमेटली यही मेन फंक्शन है फेफड़ों का। और भी हैं फंक्शंस लेकिन मेन वही है। बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम है फेफड़ों का वो ये करते हैं कि जी ऑक्सीजन जो है वो ले जाके खून में दाखिल करते हैं। खून जो है वो क्योंकि पूरे जिस्म में गर्दिश करता है, वो एक समझ लें कि एक व्हीकल है, वो एक जो है वो ट्रांसपोर्ट है उस ऑक्सीजन के लिए कि वो जाके मुख्तलिफ जगहों पर आपकी ऑक्सीजन जो है वो पहुँचती है। उसमें दिमाग भी, दिल भी, खुद अपने फेफड़े भी और जिस्म के दूसरे आज़ाद जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। और उसके बाद फिर वही जो ऑक्सीजन है वही वापस जो है वो लेके कार्बन डाइऑक्साइड जो वापस वही खून जब वापस आता है तो लेकर आती है और वो जनाब दे देती है फेफड़ों को, और फेफड़े जो हैं वो उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो ये तो आपको फेफड़ों का एक बता दिया जनाब कि आप क्या वजह क्या है इंसान के जिस्म में जो फेफड़े हैं उनका काम क्या होता है। दूसरा जो सवाल है वो ये है कि कोई भी जो लंग कैंसर होता है उसकी क्या निशानियां क्या हैं, उसके क्या सिम्टम्स हैं, किस तरीके से आदमी को पता चले जनाब कुछ गड़बड़ चल रही है, मेरे जिस्म के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है। जी, अमूमी जो कैंसर है उसके कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं। वो कैंसर जहाँ पर भी हो उसमें इंसान का जो है ना अनइंटेंशनल वेट लॉस यानी बग़ैर कोशिश किए हुए वज़न घटना शुरू हो जाए खुद ब खुद, तो उसमें ज़रा परेशानी का बायस होता है और अपने डॉक्टर को, जीपी को फ़ौरन दिखाना चाहिए। उसकी कुछ वजूहात हैं जिनमें से कैंसर एक है, चाहे वो कैंसर कहीं भी हो। और जो फेफड़ों का कैंसर है वो भी ज़ाहिर है कि वेट लॉस के ज़रिए या वज़न कम होने के ज़रिए प्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो लंग्स हैं, फेफड़ों से रिलेटेड जो हैं अलामतें कुछ हैं जो लंग कैंसर के मरीज़ों को होती हैं। उसमें है कि नई जो है ना वो किस्म की खांसी हो, यानी खांसी पहले मौजूद ना हो
और शुरू हो जाए, या अगर पहले थी तो उसमें तब्दीली आ जाए। कितना अरसा आदमी को खांसी रहे? आपको जैसे खांसी होती है, किसी को 1 हफ्ता रही, 1.5 हफ्ता रही, उसके बाद फिर जो है वो ठीक हो गई, जैसे कि किसी को चेस्ट इन्फेक्शन हो गई, तो कब जो है वो वार्निंग है जनाब कि अब ये कुछ गड़बड़ जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन से ज़्यादा लग रही है? जी हाँ, अगर कोई चेस्ट इन्फेक्शन सेटल नहीं हो रही, यानी अब चेस्ट इन्फेक्शन जब होती है तो लोग केमिस्ट के पास जाते हैं, वहाँ से कॉफ मिक्सचर को ले लेते हैं, तो वो चंद दिनों में उसको सेटल हो जाना चाहिए। अगर वो सेटल ना हो तो अपने डॉक्टर के पास आप जाएं, और वो फिर अक्सर ये होता है कि अगर सेटल नहीं हो रही, एंटीबायोटिक भी दी डॉक्टर ने, तो फिर वो एक्सरे करवाते हैं, और अक्सर ये जो होता है ना सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है लंग कैंसर की तशखीस में। अब ये जो लोग तंबाकू नोशी करते हैं उनको अक्सर सुबह के वक्त थोड़ी बहुत खांसी तो होती है, कहते हैं जी, स्मोकर्स कॉफ होती है, सुबह उठते हैं थोड़ी सी बलगम खारिज हुई और फिर वो बेहतर हो जाते हैं। तो ये एक टेंडेंसी होती है कि लोग इसको खांसी को इग्नोर भी करते हैं कि ये हमें तो सिगरेट की वजह से है, लेकिन अगर उस खांसी में कोई तब्दीली आई है, यानी कि वो ज़्यादा हो गई, दिन में भी होने लग गई, या उसकी जो है ना सिवेरिटी शिद्दत ज़्यादा हो गई, तो फिर ज़रूर अपने जीपी के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीका है, एक अलामत है जिसके ज़रिए कैंसर प्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो है खून अगर आए थूक के ज़रिए, तो अक्सर लोग उससे परेशान हो जाते हैं और अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, हेमोप्टिसिस हम इसको कहते हैं। तो ये भी एक जो तरीका है जिससे कैंसर जो है वो प्रेजेंट करता है। इसके अलावा सीने में दर्द के ज़रिए सांस ज़्यादा फूलने लगती है, वो भी तरीके हैं जिससे जो है ना कैंसर प्रेजेंट कर सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को कैंसर ऐसे भी तशखीस होता है कि वो किसी और वजह से एक्सरे कराया उन्होंने, जैसे इंश्योरेंस के लिए मेडिकल हुआ, या काम नई जॉब शुरू करने से पहले मेडिकल हुआ, तो उसके ज़रिए जो है ना उस वक्त एक्सरे हुआ और वो जो है ना वहाँ पे उन्होंने देखा कि इस खांसी के ऊपर जो है वो थोड़ी सी मैं आपसे ज़्यादा बात करूंगा, एक कॉल ले लेंगे और उसके बाद फिर जो है वो खांसी जो है वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम है। मैं चाहता हूँ कि हमारा टॉपिक जो है वो तो है लंग कैंसर, मगर ये जो कुछ चीज़ें हैं जैसे खांसी है, वेट लॉस है, ये सारी चीज़ें हम चाहेंगे कि इसके अंदर अगर एमलगमेट कर सकें। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम जुबैरी है जी, मैं बल्दी से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा असल में लंग कैंसर से नहीं, मेरा टीबी से मैं सवाल है, जो कि आई थिंक जी जनाब की बीमारी है, ये भी लंग की बीमारी। मैं हाल ही में पाकिस्तान से वापस आया हूँ। अच्छा। 3 महीने के बाद मुझे खांसी आना शुरू होगी। अच्छा। तो डॉक्टर के पास गया तो वो चेस्ट में राइट हैंड साइड पर बहुत दर्द हुआ। खैर, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पता चला कि टीबी हो गई है मुझे। ओहो, अच्छा। while I was in Pakistan। अच्छा। तो मैं ये डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि ये क्या कोई हाइबरनेशन में चली जाती है टीबी, और कुछ अर्से के बाद बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस वो दोबारा मतलब लाइफ, या इसके क्या असरात क्या हैं, क्यों ऐसे होता है? माशाल्लाह जनाब, बहुत ही अच्छा सवाल है जुबैरी साहब, बहुत ज़बरदस्त सवाल आपने पूछा जनाब। जुबैरी साहब का सवाल जो है वो ये है कि ये जो टीबी हो जाती है, अब जैसे पाकिस्तान गए 3 महीने बाद वापस आए, और उसके बाद जनाब जो भी इनको प्रॉब्लम हुई है उसके बाद फिर डायग्नोज हुआ उनको ट्यूबरक्लोसिस टीबी, तो ये क्या हाइबरनेशन में चली जाती है? क्या होता क्या है ये टीबी, किस तरीके से जो है वो आ जाती है सामने? ये बहुत इंटरेस्टिंग जी है, बहुत अच्छा। थोड़ी सी इसमें डिबेट भी है मेडिकल के हलकों में इसके ऊपर कि ये कैसे होता है जी। तो आम तौर पे वो लोग जिनका पाकिस्तान या इंडिया या किसी ऐसे मुल्क से ताल्लुक है जहाँ टीबी ज़्यादा होती है, वहाँ पर तकरीबन 80-85% अफराद जो हैं उनका सरोकार होता है टीबी के जरासीम से। कहीं स्कूल में हो गया, कहीं बस पे हो गया, कहीं हो गया, लेकिन वो उसके ऊपर काबू पा लेता है उनका जिस्म, और वो उसके बाद फिर वो जो जरासीम है वो ऐसे है जैसे सो जाते हैं। और फिर 20-25 साल बाद, 30 साल बाद, जैसे अगर शुगर हो गई किसी को या किसी और वजह से उसकी इम्यूनिटी या कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो गई, तो वो फिर जो है ना अपना सर दोबारा उठा लेती है। अच्छा। और वो एक दोबारा डिजीज़ बन जाती है। तो जब ये हाइबरनेशन में होती है, जब ये सो रही होती है, तो इस वक्त कोई सिम्टम नहीं करती, कोई खांसी, कोई जो है हेमोप्टिसिस यानी खून जो है वो खांसी में आ रहा है, कुछ नहीं होता है, सब बस वैसे ही पड़ी रहती है? बिल्कुल वैसे, कोई इसका सिम्टम नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि जब हम न्यू इमिग्रेंट स्क्रीनिंग करते हैं, जो भी इस मुल्क में नए इमिग्रेंट आते हैं परमानेंट वीज़ा पे, तो उनको स्क्रीनिंग की जाती है, उनका टेस्ट होता है, मॉन्टू टेस्ट उसको कहते हैं, स्किन टेस्ट होता है। अच्छा। तो अगर वो पॉजिटिव हो तो फिर हम जो नौजवान हैं लोग, या तकरीबन 30 साल की उम्र तक, उनको हम एक हिफाजती कोर्स टीबी की दवाइयों का दे देते हैं, ताकि वो जो
सोए हुए जरासीम है उनकी मिकदार बहुत थोड़ी होती है, जी। ताकि वो जो है ना वो उससे उनको काबू पाया जा सके और उनको ख़त्म किया जा सके। लेकिन ज़ुबैरी साहब परेशान होने की नहीं है ज़रूरत, टीबी मुकम्मल तौर पे काबिल इलाज मर्ज है। बिल्कुल। इसका ट्रीटमेंट तकरीबन 6 माह का होता है फेफड़ों की टीबी का, और रोज़ दवाई लेना ज़रूरी है। और आप यूके में अगर आप की तशख़ीस हुई है तो वो टीबी की नर्सेज हैं, वो आपकी ट्रीटमेंट को सुपरवाइज़ करेंगी। लोकल हॉस्पिटल जो है वहाँ पे चेस्ट कंसल्टेंट आपको सुपरवाइज़ करेंगे और इंशाल्लाह इसमें जो है बेहतरी हो जाएगी। और ये जो टीबी जो होती है ये पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ दिया जाती है या इसका फिर दोबारा चांस होता है वापस आ जी जाने हाँ, री इन्फेक्शन का भी एक तस्वुर है कि अगर टीबी को ख़त्म कर दिया जाए, चूँकि ये एक इन्फेक्शन है, तो अगर आपका दोबारा वास्ता पड़ेगा जरासीम से, इफ़ यू कम अक्रॉस देम, या ख़ानदान में किसी करीबी किसी रिश्तेदार को होगी टीबी, तो जो है ना फिर री इन्फेक्शन, दोबारा से इन्फेक्शन हो सकती है। इतना ज़्यादा नहीं हम देखते री इन्फेक्शन, लेकिन ऐसे मैंने केसेस देखे हैं कि जहाँ 2 दफ़ा या 3 दफ़ा भी बदकिस्मती से वो जो है होता है, और फिर एक दफ़ा पूरी फैमिली को इकट्ठा ट्रीट करते हैं तो वो बेहतरी होती है। तो ज़ुबैरी साहब मुझे उम्मीद है कि जवाब आपको मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फ़ोन करने का, बहुत अच्छा सवाल आपने किया था, और मैं इसके आपके इस सवाल के तवज्जुह से हमारे दूसरे जो नाजरीन हैं उनको भी इसका जवाब मिल गया होगा, क्योंकि हमें टीबी भी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली हम देखते हैं, पाकिस्तान से आते हैं। एक और कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है? जी, मैं मिसेस हुसैन बोल रही हूँ बर्मिंघम से। जनाब, मुझे पता करना है कि मुझे भी लंग्स की प्रॉब्लम है। अच्छा। तो काफी 13 साल हो गया मुझे खांसी है। लेकिन अच्छा। डॉक्टरों ने कोई 4 साल हो गए उन्होंने फाइंड आउट किया है कि मेरे लंग्स जो है वो शुगर की है। अच्छा। वो कहते हैं कि कुछ लोगों को ये बीमारी होती है जो बर्ड्स के साथ रहती है। बर्ड्स के साथ? मैं तो कभी रही नहीं हूँ बर्ड्स के साथ। अच्छा। तो पता नहीं कहाँ से ये मुझे जरासीम लगी है। अब वो कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है। तो कोई दवाइयाँ करें तो इसके साइड इफेक्ट बहुत है। अच्छा। हम नहीं आपके ऊपर करना चाहते। अच्छा। इसका सबसे बड़ा इलाज यही है कि पूरे लंग्स जो है वो चेंज कर दिए जाए, और हम कुछ नहीं कर सकते। अब हर वक्त मेरा सांस खुला रहता है, खांसी रहती है, मैं कहीं जाती आती हूँ ज्यादा, मैं असल में बैठ नहीं सकती, खांसती रहती हूँ। अच्छा। तो कोई ना कोई स्वीट मुंह में रखती हूँ, तो फिर मैं कहीं जाती आती हूँ। अच्छा। तो अगर आपके पास कोई फॉर्मेशन हो प्लीज तो मुझे बताएं कि मैं। मेरी बहन एक दो सवालों के जवाब मुझे दीजिए ज़रा। पहली बात तो ये कि ये बताइए कि क्या आप ऑक्सीजन वगैरह आप इस्तेमाल करती हैं? नहीं करती। ऑक्सीजन इनहेलर्स वगैरह कुछ दिए उन्होंने, पाइप वगैरह दिया? इनहेलर्स लेती हैं। और पाकिस्तान में भी कोई ऐसा नहीं था कि आप जो हैं वो कोई घर में जो है वो परिंदे और ये सब चीज़ें, ऐसी तो नहीं था कहीं? नहीं, पाकिस्तान में तो थे। जब बचपन में हम लोग पाकिस्तान रहते थे उस वक्त तो घर में तो मुर्गियां वगैरह तो रखते नहीं सब लोग। अच्छा। लेकिन वो तो अपने रहती थी जगह पे, हम लोग जाहिर सी बात, साथ तो नहीं खेलते थे। जी हाँ, जी हाँ। पास जाते थे, इस तरह घर में होती तो थी। अच्छा। लेकिन वो अब यही बता रही है कि मुझे सारी जिंदगी खांसी नहीं हुई। जी। तो मैं हज पे गई हूँ 2000 में, वापस आई हूँ तो मुझे खांसी थी। अच्छा। लेकिन बस इसी तरह ये होती रही, कभी आग होगी कभी ठीक होगी। अच्छा। इस तरह चलते इतने साल गुजर। डॉक्टर साहब आपको सवाल पूछना चाहते हैं? एज कितनी? आपकी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं टेलीविजन पूछ रहा हूँ, मगर उम्र कितनी है मेरी बहन आपकी? 61 की। और कोई सवाल पूछना चाहते हैं? नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस हुसैन, बहुत ही आप बड़ा इंटरेस्टिंग केस है जनाब, और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब आप इसके पर रोशनी डालें। अच्छा, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। अल्टीमेटली तो बहन आप जाहिर है कि जो आपके स्पेशलिस्ट होंगे बर्मिंघम में, जो चेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं, वही आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। हम स्पेसिफिक तो आपको ट्रीटमेंट नहीं बता सकते, लेकिन जैसे आप बता रही हैं उससे ये जाहिर है कि आपको एक बीमारी है जिसका नाम पल्मोनरी फाइब्रोसिस है गालिबन। उसमें ये स्कार टिश्यू जो है वो बन जाता है। ये स्कार टिश्यू वो होता है जैसे ज़ख्म जब हील करता है, मुंदमिल होता है, तो वो एक ऐसे वाइट कलर की एक लाइन सी बन जाती है जो परमानेंट होती है और फिर वो जाती नहीं। तो जब लंग्स में ये अमल होता है तो उसको फाइब्रोसिस कहते हैं, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो आप सही फरमा रही हैं कि उसका इलाज नहीं है सिवाय फेफड़े को बदलने के। तो अगर वो कहें कि लंग को ट्रांसप्लांट करना है तो फिर जाहिर है वो एक पूरा एक अमल है जिसके थ्रू गुजरना पड़ता है। जो पाकिस्तान में परिंदे होते हैं ना, उनकी वजह से आमतौर पे ये फाइब्रोसिस नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे घर फ़र्क तरह के हैं, उसमें वेंटिलेशन ज़्यादा होती है। जिस वक्त इंग्लैंड में परिंदे रखे जाएं घर में,
तो ख़ास तौर पे जैसे वो जो छोटे सब्ज़ जो तोते हैं, बजरेगार्स जिनको कहते हैं बजीज, तो उनसे ये होता है। और अगर परिंदों की वजह से हो तो फिर एक दवा स्टेरॉइड्स के नाम से है जिससे काफ़ी इफाका होता है। तो अगर वो आपको स्टेरॉइड्स नहीं दे रहे तो फिर मेरे ख्याल उनका ख्याल शायद नहीं है कि परिंदों की वजह से है। और डिपेंड करता है कि आपकी सांस कितनी फूली हुई है। अगर आपकी सांस, जैसे आपने बताया कि आप कहीं आती जाती नहीं है, और ज़रा जब आप देखें कि एक स्केल होता है जनाब कि आप कितना चल सकती हैं इससे पहले कि आपकी सांस जो है वो फूलना शुरू हो जाए, ग्रेडिंग होती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की भी, तो वो उसके हिसाब से जो है वो जारी बात है। पहले कोशिश ये होती है कि इन मुख्तलिफ इनहेलर्स होते हैं, मुख्तलिफ दवाइयाँ होती हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा स्टेरॉइड्स होते हैं कि वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर ये बिल्कुल लास्ट स्टेज होता है डॉक्टर साहब जब आप इसकी स्टेरॉइड्स के असल में वो सही कह रहे हैं आपको, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी हैं, इसलिए स्टेरॉइड्स वहीं दिए जाते हैं जहां क्लियर फ़ायदा नज़र आ रहा हो। तो जाहिर है कि वो आपके जो आपने बताया है हकीकत की है, उससे यही लगता है कि आपके स्पेशलिस्ट को क्लियर फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा स्टेरॉइड्स देने में, इसलिए वो हिचकिचा रहे हैं स्टेरॉइड्स देने से। और इसके अलावा और दूसरी बात यह है कि और मज़ीद कोमॉर्बिडिटीज़ कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी आपको बीमारियां और कौन सी हैं, ब्लड प्रेशर है, खुदा न खास्ता है, शुगर है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो भी उसके अंदर जो हैं वो जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस है उसके अंदर जो है वो करती हैं, देखती हैं कि उसके अंदर क्या किया जा सकता है, क्योंकि हर पेशेंट को जो है वो, हर एक इंडिविजुअल पेशेंट है उसको एक सेम बीमारी हो सकती है, मगर उसके जो प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि सारी बात दवाइयाँ आप कौन कौन सी ले रही हैं और मजीद आपके साथ कौन कौन सी बीमारियां और शामिल हैं उसके अंदर, वो सब चीज़ें भी इसके अंदर जो है वो देखी जाती हैं। लेकिन अगर पहले नहीं किया गया तो ये ज़रूर करें कि हर रीजन में एक स्पेशलिस्ट होता है जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस का स्पेशलिस्ट है। तो आपका जो मिडलैंड का रीजन है उसमें ज़रूर सेंटर होगा, बिल्कुल होगा, जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस के इस बीमारी के स्पेशलिस्ट होंगे। तो अपने मुकामी हॉस्पिटल के जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे या अपने डॉक्टर से अपने आप को रेफ़र करवा लें ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि हर तरह की जो है ना वो कोशिश की जा रही है इस खांसी पे काबू पाने की। और एक और चीज़ जो है वो मिसेस हुसैन के लिए कि हमारे यहाँ जो है बहुत ही अच्छे किस्म का जो है पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त डिपार्टमेंट होता है, और उसमें ये आप अगर आप अपने डॉक्टर से बात कीजिएगा, जीपी से बात कीजिएगा कि पल्मोनरी रिहैब के अंदर अगर वो आपको भेज दें तो उससे भी बड़ा अच्छा सांस के अंदर इंप्रूवमेंट होती है, कंट्रोल सीख जाते हैं और ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा चल सकते हैं उसकी वजह से, तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है। आप ज़रा कोशिश ज़रूर कीजिएगा, आप एक मरतबा ट्राई ज़रूर कीजिएगा पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन। मैंने कई पेशेंट्स को अपने भेजा और उनको बड़ा फायदा हुआ। एक और कॉल ले लेते हैं जनाब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई, मगर आप ज़रूर फ़ोन कीजिएगा। मैं वापस आपकी तरफ आता हूं जनाब खांसी के साथ। जी खांसी जो है वो हमने जब अभी आप बात कर रहे थे कि ये जो है एक प्रॉब्लम है, मगर कॉल भी आ गई तो मैं ख्याल में खांसी को उधर रखता हूँ साइड पे और बात करते हैं हम अपने कॉल से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं? पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। अख्तर भाई, क्या हाल है आपके? डॉक्टर अजीज साहब से बात करनी। जी डॉक्टर बैठे हुए हैं, आप फरमाइए, क्या फरमाएंगे? डॉक्टर अहमद रिजवी साहब है ना इस वक्त टीवी पे? जी हाँ, बिल्कुल हैं जी। जी, आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं मेरे भाई? ये लंग्स से रिलेटेड जो बातें कर रहे हैं वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए। जी फरमाइए, हुक्म कीजिए। ये कैसे हम अगर शक हो हमें तो कैसे दूर किया जा सकता है? कौन से टेस्ट पाकिस्तान में अवेलेबल है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है जनाब अख्तर भाई कि अगर आपको शक हो कि कैंसर है तो क्या टेस्ट किए जा सकते हैं? अख्तर भाई, आपने टेलीविजन का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए। बंद कर दिया? मेरे ख्याल में आवाज़ भी बंद कर दी उन्होंने साथ में। तो अख्तर भाई पाकिस्तान से फ़ोन कर रहे हैं जनाब, और पाकिस्तान में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं इन चीज़ों की। आप जैसे आप जानते हैं कि टेस्ट्स वगैरह जो हैं यहाँ तो ये है कि NHS के थ्रू टेस्ट जो है वो सारे फ्री हो जाते हैं, मगर पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम वो ये है कि सारी चीज़ प्राइवेटाइज है। हर चीज़ जो है, चाहे वो एक्सरे भी करने जा रहे हैं तो उसके काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं उसके अंदर, ब्लड टेस्ट जो है बहुत महंगे हैं। तो क्या एक काम हो सकता है अख्तर साहब के लिए, आप सुन रहे होंगे यकीनन फ़ोन इस पर टेलीविज़न के ऊपर, कि अगर किसी को शक है पाकिस्तान में कि उसको जो है वो कैंसर है, तो क्या टेस्ट कम से कम टेस्ट के अंदर ज़्यादा मालूमात मिल जाए? जी, जो बुनियादी टेस्ट है वो तो अगर आपको सिर्फ शक है तो बुनियादी टेस्ट तो एक्सरे है।
यानी चेस्ट का सादा एक्सरे सामने से, और अगर जरूरत हो तो साइड से, वो इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता, स्कैन वगैरह ज़्यादा महंगे होते हैं। तो अब ये है कि हम इस पोजीशन में नहीं तो आपको कह सकेंगे किस क्लिनिक से करवाएं जाके वहाँ पे, लेकिन कोई अच्छा सा क्लिनिक जिसकी अच्छी शोहरत हो। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप चेस्ट के किसी प्रॉपर स्पेशलिस्ट से जाके मशवरा भी करें, क्योंकि अलामतें तो देखें, अब जैसे खांसी है वो बहुत सी बीमारियों की अलामत है। तो अब जिसको खांसी हो उसका ये मतलब तो नहीं कि कैंसर ही है। तो ये इसीलिए स्पेशलिस्ट होते हैं कि वो आपके पूरा सुन के कि खांसी की नौइयत क्या है, किस वक्त होती है, कैसे हुई, कैसे चली, कब शुरू हुई, कैसे बढ़ी। अब ये काफ़ी एक 10-15 मिनट का अमल होता है कि जो स्पेशलिस्ट आपसे बात करेंगे, दूसरी अलामतें वह उनको भी चेक करेंगे, आपको एग्जामिन करेंगे, चेस्ट को एग्जामिन करेंगे, और फिर आपका एक्सरे भी वो खुद से देखेंगे, चेक करेंगे। अगर आपको शक है तो मेरा ख्याल है पहले तो ये कीजिए, अगर आप तंबाकू नोशी करते हैं तो उसको तर्क कर दीजिए, क्योंकि बहुत क्लियर एविडेंस है कि तंबाकू नोशी से कैंसर जो है वो होता है, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट और अहम फैक्टर है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके कंट्रोल में है कि आप उसको अगर चाहें, मुश्किल तो है बहुत, लेकिन आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, तो आपका रिस्क जो है वो कम हो जाएगा जब आप उसको छोड़ेंगे। तो यही हम आपको मशवरा एडवाइस कर सकते हैं। अख्तर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान से आपने फ़ोन किया, और पाकिस्तान से फ़ोन किया इसका मतलब है कि वो यकीनन जो है वो काफ़ी परेशान होंगे इस मामले में, और उन्होंने ये प्रोग्राम देखा है। तो हमारी दुआ है कि आप जो हैं वो जल्द से जल्द सेहतियाब हों। अगर आपके दिमाग में ये है कि आपको कैंसर है तो खुदारा देर ना करें, आप अभी टेस्ट करवा लें, वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप साल 6 महीने रुक के कराएं। वजह है कि आपको जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया कि खांसी है, अगर आपको खांसी में खून आ रहा है गले से, या फिर ये देखेंगे आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, अगर आप सांस आपकी फूल रही है, इसके अलावा देखिए अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है। लंग कैंसर के साथ वज़न आपका घट रहा है, आप नॉर्मली खाना खा रहे हैं, जैसे आप खाते थे वैसे आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं, मगर उसके बावजूद आपका जो है वो जो वज़न है वो घट रहा है। और इसके अलावा अगर कभी चेस्ट पेन होता है तो वो भी उसकी एक अलामत हो सकती है। तो ये तो आपको जो है वो एक उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, वो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, घर में बैठे पता चल जाएगा। मगर अगर आपको ये इनमें से कोई भी अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आप जो है वो जैसे एक्सरे होता है वो तो आप पहली फुर्सत में कराइए, अच्छी जगह से कराएंगे तो उसका फ़ायदा ये है कि जो कंसल्टेंट है वो खुद ज़्यादातर एक्सरेज देखते हैं, और उसके अंदर अगर उनको कोई भी कहीं से भी जो है वो कोई स्पॉट नज़र आ जाता है तो वो आपको जो है वो बता देंगे जनाब कि इसके अंदर मजीद इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेंगी। तो जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है वो है चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे करा रहे वो इतना महंगा भी नहीं होता है, और काफ़ी तकरीबन पाकिस्तान में हर जगह ही एक्सरे रेडियोलॉजी के अंदर जो है वो एक्सरे होता है। आप ये मगर ये है कि आपने ये ज़रूर करना है। अगर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सिगरेट जो है वो सिगरेट से 15 टाइम्स 15 गुना ज़्यादा जो है लोग जो है उनको कैंसर हो सकता है अगर आप सिगरेट पीते हैं बनिस्बत इसके कि जो सिगरेट नहीं पीते। तो आप अगर सिगरेट पीते हैं तो इसका मतलब है 15 टाइम्स आप जो हैं वो आप रिस्क पर हैं, 15 गुना आपका रिस्क ज़्यादा है कि आप जो है आपको कैंसर हो सकता है। तो अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो आप जो है सिगरेट आपको छोड़नी पड़ेगी जनाब। तो ये तो बात हो गई। अगर कोई और कॉल है तो मुझे आप दे दीजिए, वरना फिर मैं खांसी पे दोबारा आता हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा जी, तो खांसी जो है वो जैसे आपने बताया कि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जिसके अंदर जो है वो खांसी हो सकती है। चेस्ट इन्फेक्शन है जनाब, खांसी हो सकती है। अपर रेस्पिरेटरी वायरल ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है जिसके अंदर आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती है, वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन हैगी। इसके अलावा और एस्थमा, मैं चाहूँगा एक थोड़ा सा इसकी तरफ अगर हम थोड़ा सा टच कर लें कि एस्थमा दमा, उसके अंदर भी खांसी होती है, तो क्या हम किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे? जी, जो दमा की खांसी है वो अक्सर उसके साथ और अलामतें भी होती हैं, जैसे सीने में घुटन सुबह उठते वक्त, ख़ास तौर पे फजर के वक्त। अच्छा। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दोपहर के 12 बजे तक वो बेहतर हो जाते हैं। इसके साथ सीटी बजना छाती से, जिसको वीजिंग कहते हैं, तो वो होती है साथ। और फिर वीज़ और खांसी और चेस्ट टाइटनेस जो है, ये सारे सिम्टम्स जो हैं सुबह के वक्त ज़्यादा होते हैं, 12 बजे तक बेहतर हो जाते हैं। कुछ बहुत थोड़े जो केसेस हैं अस्थमा के ऐसे होते हैं जहाँ वीजिंग नहीं होती, सिर्फ खांसी होती है। अच्छा। तो वो फिर अगर इस तरह है कि कोई खांसी है जिसका समझ नहीं आ रही कि क्यों है, तो अब आप अगर यूके में हैं तो अपने जीपी के पास जाएं, वो आपको जो मुकामी हॉस्पिटल है वहाँ पे जो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं उनके पास रेफ़र करेंगे। और फिर उसकी और वजूहात भी होती हैं, जैसे ये जो तेज़ाबियत है उससे भी कई दफ़ा खांसी होती है। जी बिल्कुल। कई दफ़ा अगर किसी का नाक बंद रहता है या वहाँ जो है
इसमें चीक्स में और फेस में दर्द होता है, साइनसाइटिस की तकलीफ होती है, तो उससे भी खांसी हो सकती है। ख़ास तौर पे अगर रात सो के सुबह उठें तो रात को सारी वो सिक्रीशंस फेफड़ों में जाती हैं, तो सुबह के वक्त खांसी के साथ बलगम भी आती है। जी हाँ। इसके अलावा कोई और अगर काम अगर कर रहे हैं प्रोफेशनली, अगर खांसी जो है वो उससे रिलेशनशिप है जनाब, काम? जी हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पर अस्थमा भी हो जाता है काम करने से। अगर आपको अनएक्सप्लेन्ड खांसी है, पहले तो तशखीस अस्थमा की करनी पड़ेगी और फिर ये सवाल पैदा होगा कि क्या वो आपके काम से रिलेटेड है या काम की वजह से है या नहीं है। और अगर काम की वजह से है तो क्या जो आपको का जो एम्प्लॉयर था उसने कोई गफलत तो नहीं की कि जो आपको अस्थमा काम से हो गया। तो ये सारे सवाल जो हैं फिर जानी के फर्दर डाउनस्ट्रीम है, लेकिन पहला इंपॉर्टेंट सवाल है कि अस्थमा है या नहीं जो खांसी वाला। एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद फिर खांसी के ऊपर दोबारा बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। भाई ये आपकी मुझे बताइए कि मुझे जो खांसी होती है साल में, हर साल में 1-2 महीने ऐसे हैं जिसमें ये मेरी खांसी शुरू हो जाती है। अच्छा। और खांसी के साथ बलगम भी आता है। अच्छा। और बॉडी में दर्द भी रहता है। अच्छा, तो इसके बारे में बताइए प्लीज। अच्छा, ये बताइए कि कौन से महीनों में, आपने कहा ना साल में 2 महीनों में आपको खांसी होती है, कौन से वो 2 महीने यूजुअली? अभी मुझे खांसी हो रही है, अच्छा। खांसी शुरू हो गई है 10 दिन पहले से। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये तकरीबन 2 महीने रहती है? जी हाँ, 2-3 महीने चलती है। अच्छा। और इसमें डॉक्टर के पास में गया था तो उन्होंने एंटीबायोटिक वगैरह भी दी, लेकिन मुझे असर नहीं करता, जिससे अच्छा। मेरी आवाज वगैरह भी आप देख रहे होंगे जी जी बैठ चुकी है। जी हाँ जी हाँ जी। तो मेरे भाई सिगरेट वगैरह पीते हैं आप? नहीं ना, कोई भी अल्लाह का शुक्र है कि ना सिगरेट ना शराब ना कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये जब एंटीबायोटिक आप लेते हैं तो उससे जो है वो इफाका होता है, फर्क पड़ता है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। और आप काम करते हैं, आप क्या काम करते हैं आप? मेरा अपना बिजनेस है। अच्छा। पहले मैंने सोचा था कि शायद मेरा जो वेयर हाउस है और उसमें ऑफिस जो है शायद डस्टी है। अच्छा। तो शायद इस वजह से भी मैं एलर्जिक हो रहा हूँ, लेकिन 2-3 महीने से तो मैं ऑफिस में भी नहीं हूँ। अच्छा। तो मुझे नहीं लगता कि शायद एलर्जी वहाँ से कैच की गई है। डॉक्टर साहब, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं मेरे भाई? जी जरूर। जो खांसी है वो बस 2 माह होती है, फिर 10 माह ठीक रहते हैं आप क्या? जी हाँ, मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहता हूँ। अच्छा, तो जब खांसी होती है तो वो उसके साथ वीजिंग भी होती है? जी हाँ, वीजिंग भी होती है। अच्छा, और ये बताइए कि ये खांसी के जो 2 माह हैं, इसके पीरियड से पहले कई दफ़ा ऐसे होता है जुकाम किसी कैफियत या गले खराब की? हाँ, गला खराब हो जाता है, जैसे कि अभी भी आवाज बैठी हुई है। जी जी। लेकिन इसके लिए मैं हॉस्पिटल में मेरे सारे टेस्ट भी हो चुके हैं। अच्छा। जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सब परफेक्ट है, माशाल्लाह। कोई वो भी नहीं उसको चेक कर पा रहे, क्योंकि आई वाज वेरी स्केर्ड कि शायद कोई कैंसर या कुछ इस तरह का ना हो। जी जी। ये कैंसर जो है ना, जिन लोगों ने कभी सिगरेट ना पिया हो उनमें कॉमन नहीं है कैंसर, लेकिन जाहिर है कि उसको कंसिडर तो करना पड़ता है। आपका सही था फिक्र, जो कि दूर हो गया, ऐसे लगता है आपने हॉस्पिटल जाके। तो उन्होंने आपको इनहेलर दिया? कोई इनहेलर दिया था, लेकिन इट्स नॉट वर्क आउट एक्चुअली ओनली। अच्छा अच्छा, वो नहीं, उससे फायदा नहीं हुआ? उससे फायदा नहीं हुआ। हाँ, इस तरह लगता है कि ये काफ़ी कॉमन है वैसे, कि जो है ना जुकाम और गला ख़राब हो और उसके बाद वो, जैसे ये जो हमारे लोकल जो लोग हैं यहाँ इंग्लिश, वो ये कहते हैं कि कोल्ड हैज़ गॉन डाउन ऑन टू माई चेस्ट। हाँ, सही बात। तो वो यानी कि वो जैसे नीचे चला गया और फिर वो खांसी चलती रही कई हफ्ते। तो ये हम तो एक टिपिकल जो मेरा क्लिनिक होता है उसमें 2-3 मरीज तो ऐसे होते हैं, जरूर होते हैं। अच्छा मेरे भाई, सॉरी मैंने आपका नाम मैंने नहीं पूछा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम बॉबी खान है। हाँ साहब, ये बताइए कि आप रात को खांसी ज्यादा हो जाती है या जब आप लेटते हैं तो ज्यादा खांसी हो जाती है या? हाँ, तो जब मैं सोने की तैयारी कर रहा हूँ तो उस टाइम खांसी होती है, लेकिन 11 बजे जो है ये खांसी बंद हो जाती है। अच्छा। जो कि सुबह तक नहीं रहती बिल्कुल। अच्छा, और उसके बाद फिर जो है वो मेरे ख्याल से आई फील कि मेरा गला ड्राई हो जाता है, तो शायद इस वजह से खांसी नहीं हो रही होती। जी 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 जी। अच्छा, और वो आपका ब्रीदिंग का कोई सांस का टेस्ट आपका हॉस्पिटल में हुआ था? जी हाँ, हुआ था, वो सब परफेक्ट था। अरे वाह वाह, चले माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी डॉक्टर साहब से इस मौजूद पर मजीद थोड़ा सा बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब क्या समझते हैं आपके, क्या आप इस तरह लगता है कि जैसे इन्फेक्शन इनको होती है पहले, जिसको हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, वो ज़्यादातर लोगों में 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसको सेटल हो जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें एलर्जिक होता है, बॉडी में एक रुझान, वहाँ ये होता है कि वो फिर प्रोलॉन्ग हो जाती है खांसी, और जो है ना एक टेम्पररी एस्थमा टाइप कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है।
और फिर वो ठीक हो जाती है 8-10 हफ्ते में। अच्छा, एक और मैंने बात की कि वेयर हाउस में है होते हैं ये ज़्यादातर, तो आपके ख्याल में उस वेयर हाउस में कोई डैम्पनेस या इस टाइप की कोई चीज़ से अगर खांसी जो है वो थोड़ा सा तवील अरसा जो है वो रहती है कि आपके ख्याल में अगर मोल्ड हो ना वहाँ, जैसे कई दफ़ा जहाँ डैम्प होती है वहाँ मोल्ड होता है, बिल्कुल, उससे बॉडी सेंसिटाइज हो जाती है, बिल्कुल, और होती है कई दफ़ा जो होता है ना, कोई जो डस्ट बजाते खुद जो है वो इरिटेट करती है सांस की नालियों को। तो वो इनहेलर में ये है कि डिफरेंट किस्म का इनहेलर स्पेशलिस्ट को कहिए ट्राई करें। और एक और बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो जब आपको इनहेलर दिया गया तो आया किसी ने आपको सिखाया कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ऑब्जर्व किया, और टेक्निक, क्योंकि जो टेक्निक है ना इनहेलर में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 50-60% से ज़्यादा लोग इनहेलर को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर उसमें ये होता है कि ख़ास किस्म की एड्स होती हैं जो देनी पड़ती हैं, कोई वो बोतल सी होती है या ऑटोमेटिक इनहेलर देना पड़ता है। अब मुझे नहीं मालूम कि वो सारा अमल। और दूसरी बात ये कि वो अगर वो जो इनका टेस्ट है, और अगर एस्थमा है मिसाल के तौर पे, तो एस्थमा के लिए कोई प्रॉपर कोई डायग्नोस्टिक टूल है जनाब आप ये कह सकते हैं जनाब ये एस्थमा है, ये एस्थमा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो उसके अंदर नहीं आते हैं, और इनिशियल अगर स्टेज है माइल्ड एस्थमा है तो वो किसी भी कोई पैरामीटर्स के अंदर जो है वो उसमें नहीं आएगा। ये हम अक्सर देखते हैं कि एस्थमा में जो लंग फंक्शन टेस्ट है वो नॉर्मल होते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको अपॉइंटमेंट जो है वो 11 बजे सुबह की मिली हो या आफ्टरनून की मिली हो सकता है एस्थमा वैसे ही बेहतर हो जाता है और सांस के टेस्ट नॉर्मल होते हैं। तो उसमें ये होता है कि पीक फ्लो कई दफ़ा जनरल प्रैक्टिशनर भी देते हैं, डायरी साथ देते हैं, तो आप सुबह शाम उसको देखें तो 6 या 8 हफ्ते का लंबा रिकॉर्ड हो तो उससे कई दफ़ा तशखीस में आसानी हो जाती है। बिल्कुल सही। और दूसरी बात यह है कि हाँ साहब, एक मरतबा एस्थमा की अपनी टेक्निक भी ज़रा चेक कीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा बहुत ही कॉमन, एक ट्रिवियल सी बात होती है, बहुत ही कॉमन सी बात होती है, और उसकी वजह से जो है वो दवाई जो है वो अपनी असर नहीं करती है। और अगर आप इनहेलर की टेक्निक आपकी बेहतर नहीं है तो फिर एरो चैम्बर होता है, वो जो है उसके साथ आप जो है अपना इनहेलर जो है वो अटैच कर सकते हैं। दूसरी जानिब उसके मास्क होता है, वो आपने मास्क रखा, एक पफ लिया और आहिस्ता उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतरी भी आती है। एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? खान जाफरी अर्ज कर रहा हूं डेनमार्क से। जी जाफरी साहब, क्या हाल है? ठीक हैं? दुआएं आपकी, आप सुनाएं जी। जनाब फरमाइए। डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करनी थी, पूछना था कि मेरे पाँव के ऊपर ना घुटने से लेकर नीचे तक छोटे छोटे दाग सुर्ख हो जाते हैं। अच्छा। काफी इसकी ट्रीटमेंट करवाई है, यहाँ डेनमार्क में भी स्किन स्पेशलिस्ट के पास भी सारा चेक चुक करवाया है। अच्छा। जा नहीं रहे, दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन करता हूँ, लेकिन फिर भी 2-3 दिन बाद फिर ज्यादा हो जाते हैं, कभी चले जाते हैं। अच्छा। और बड़ा परेशानी का बायस बने हुए। अच्छा, कोई सूजन तो नहीं है आपके पाँव पर? नहीं, मेरे पाँव पर कोई सूजन नहीं। सूजन नहीं है। और ये दाने जो निकलते हैं ये बहुत अरसे से निकल रहे हैं या अभी शुरू हुआ है रिसेंटली? नहीं, ये काफी दिन से शुरू हुए हैं, 2 साल से। अच्छा। लेकिन ये जा नहीं रहे, अगर सफर करता हूँ तो ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा। और अपना पैर नीचे रखने से भी प्रॉब्लम होती है, ऊपर उठा कर रखे डॉक्टर कहते हैं। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर तो मैंने काफी ट्रीटमेंट करवाया, ये कहते हैं जी इनको पता नहीं लग रहा, कहते आप मुझे पहले थी हेपेटाइटिस सी थी, वो मैंने इलाज करवाया, वो अभी मैं ठीक हूँ। अच्छा अच्छा। अब मुझे पता नहीं उस वजह से है या किस वजह से है, डॉक्टर साहब से। इसके अलावा कोई और आपको प्रॉब्लम तो नहीं है? डायबिटीज या खुदा ना खास्ता कोई और ऐसा मसला तो नहीं है? नहीं, मेरा ब्लड प्रेशर जरा हाई होता है। अच्छा। और दवाइयाँ वगैरह आप उसके लिए लेते हैं? गोलियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कोई सवाल पूछेंगे आप? दोनों टांगों पे हैं या एक टांग पे? दोनों टांगों को, खासकर पैरों के ऊपर ना जी, ऊपर उस जगह पर ज्यादा आते हैं, फिर घुटने से ऊपर नीचे आते हैं, फिर आगे चले जाते हैं अगले हिस्से तक, पेट तक, पेट से नीचे उभरे हुए होते हैं। कभी तो ये बहुत ज्यादा सुर्ख हो जाते हैं, जैसे सुर्ख जैसे होता है ना आदमी, लाल सुर्ख किस्म के हो जाते हैं। जिस वक्त पाँव में सूजन ज्यादा उस वक्त ज्यादा होता है? नहीं, तो पैरों में सूजन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उसके बगैर ही है। इसके बगैर है। अच्छा अच्छा। आप कह रहे थे ना कि जब खड़े रहें या सफर करें तो फिर ज्यादा होते हैं? हाँ, तो सफर करने की वजह से पैर सूज जाए तो फिर है, उसमें ज्यादा हो जाते हैं दाने? हाँ, ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। सुर्ख किस्म के, और फिर 2-3 दिन बाद चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया जाफर साहब। बात करते हैं इसके ऊपर। बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बगैर देखे जो है वो आप तशखीस करें, मगर ये कि बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, एक्जिमा हो सकता है और मुख्तलिफ और दूसरे भी। ऐसे लगता है कि पोस्चरल है कि यानी कि बता रहे हैं ना कि खड़े रहने से ज़्यादा जब पाँव
में खून अगर जमा हो जाए, सूजन भी हो जाए, तो उसके साथ फिर स्किन जो होती है वो रेड हो जाती है। दूसरे स्किन स्पेशलिस्ट को आपने दिखाई दिया है बहरहाल, वो ज़ाहिर बात है वो स्पेशलिस्ट होते हैं, तो बगैर देखे बड़ा मुश्किल काम है इसके ऊपर जो है ना डायग्नोसिस बताना। मगर ये बहरहाल हम तो यही कह सकते हैं इस मामले में कि जनाब जीपी जो है वो पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए। एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैंने पूछना है, अभी आप खांसी के बारे में बात कर रहे थे। जी जी। तो मुझे भी पिछले 3 सालों से खांसी स्टार्ट हुई है, और जब भी मैं कोई जैसे स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है जी, उससे मुझे खांसी आनी शुरू हो जाती है। अच्छा। सुबह भी उठने के बाद आ जाती है। मेरे एक्सरेज वगैरह सभी हुए हैं, वो सब ठीक है। एस्मा का शक था पहले डॉक्टर्स को, लेकिन वो भी ठीक है। अच्छा। तो अभी तक पता नहीं चल रहा, और मुझे बलगम भी रोज आती है। नाक की हड्डी थोड़ी सी हिली हुई है, लेकिन बलगम काफी अरसे से है। और एक और बात ये कि बचपन में मुझे जब भी कभी खांसी होती थी काफी शदीद किस्म की, जैसे महीना रहती थी, तो और वो जैसे शदीद किस्म की खांसी जिसमें आपका पूरा, जब आप खांसते हैं तो पूरा सारा टॉप टू बॉटम आपका पूरा जिस्म हिल जाता है जी। तो अभी भी रेगुलरली, मतलब मुझे पिछले 3 साल से एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिससे मेरी ये खांसी रुकी हो। अच्छा। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? मेरी बहन ये बताइए आप कि इसके अलावा आपको खांसी के अलावा कोई और आप कोई दवाइयाँ लेती हैं या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप इस्तेमाल करती हो? कोई और बीमारी इसके अलावा, कोई ब्लड प्रेशर या कोई ऐसी चीज़? नहीं, और तो अभी तक कोई और दवाइयाँ वगैरह भी आप नहीं खाती हैं किसी किस्म की? कोई दवाइयाँ खाती हैं आप? नहीं, कोई दवाई नहीं। डॉक्टर साहब सवाल आप। जी, मैं फैमिली में किसी और को है खांसी की शिकायत या है फीवर या स्किन की एलर्जी? नहीं, मेरी वालदा को कभी कभी होती है, लेकिन ऐसे नहीं कि रेगुलर नहीं। मेरे टीबी के भी टेस्ट हुए हैं, पहले मुझे शक था कि शायद टीबी हो, लेकिन वो भी क्लियर आए हैं। ठीक है। तो वालदा इनहेलर यूज करती हैं आपके? नहीं। अच्छा। और आपने इनहेलर तो यूज किया था, आपने बताया। आपने इनहेलर यूज किया? मैंने मेरी बेटी के पैदाइश की वक्त उन्होंने मुझे दिया था डॉक्टर्स ने, क्योंकि काफी हालत खराब हो गई थी उस टाइम। तो उस वक्त मैंने 1-2 दफा यूज किया, लेकिन मुझे उससे उस टाइम फर्क नहीं महसूस हुआ था, तो मैंने उस वक्त छोड़ दिया था। अच्छा। और आपने फरमाया कि सुबह के वक्त और रात को ये ज्यादा होती है, दिन में बेहतर हो जाती है? नहीं, सुबह हर वक्त होती है, लेकिन जैसे सुबह उठते सार भी लाजमी आती है ना कि अच्छा। 1-2 मिनट के बाद जब मैं उठ के बैठती हूँ या कैसे, और बाकी सारा दिन कंटिन्यूअसली रहती है, मतलब वक्फे से। लेकिन और किसी स्ट्रॉन्ग किस्म की स्मेल आती है तो उससे भी मेरा इरिटेट हो जाती हूँ। खाना पकाते हुए भी होती है? खांसी शुरू हो जाती है। खाना पकाते हुए भी होती है? हाँ जी, अगर स्मेल स्ट्रॉन्ग हो। अच्छा। तो आप को रेफर किया गया है चेस्ट स्पेशलिस्ट को? दिखाया है आपने? हाँ जी, दिखाया है। उन्होंने मेरे टेस्ट वगैरह किए हैं, एक्सरे वगैरह सब ठीक आया है। उन्होंने शक जाहिर किया था कि एसिडिटी की वजह से हो सकता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, वो भी बहुत एक अहम रीजन है। तो उसके में दवाएं देते हैं, वो एसिडिटी की वो दी थी फिर उन्होंने? जी, उन्होंने दी थी, लेकिन मैंने फिर उस टाइम उनसे ये कहा कि मैं तब तक रहना चाहूंगी जब तक मुझे कंफर्म नहीं होता, क्योंकि आपको अच्छा। उन लोगों को शक था। ठीक है। मैंने कहा कि क्योंकि यूजुअली साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, अगर आपकी बीमारी ना भी हो तो कोई ना कोई और साइड इफेक्ट हो जाता है। अच्छा। सही बात। क्या बात तो मैंने फिर ट्राई नहीं किया था, मैंने कहा था जब तक कंफर्म नहीं होता। अच्छा, ठीक है। ये जो क्रॉनिक परसिस्टेंट कॉफ हम इसको कहते हैं, जो टेक्निकल उसमें जिसका पता ना लग रहा हो कि किस वजह से है, क्योंकि बता रही हैं कि इनके टेस्ट हो गए, कैंसर का भी वो जो शक है वो दूर हो गया, टीबी का भी शक दूर हो गया। तो इसमें यानी 3 इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं इसके। एक तो वही जो अभी हम बात कर रहे थे खांसी की, कि ये एस्थमा की एक फॉर्म है कि जो सिर्फ खांसी की सूरत में होती है, और दूसरा एसिडिटी जैसे इनके स्पेशलिस्ट ने इनको बताया, और तीसरा नाक की वजह से। और बहुत बहन इसमें मुश्किल होता है
प्रॉपर तशखीस पहले मरीज को देना और फिर इलाज करना, स्पेशली जब डॉक्टर्स ने जो है देखा भी है, एक्सरे और इन्वेस्टिगेशन भी हो चुकी हैं। और ये एक ऐसी सिचुएशन है क्रॉनिक परसिस्टेंट कॉफ जिसमें हम दवाएं देते हैं और उसको थेराप्यूटिक ट्रायल कहते हैं, यानी कि दवाएं 2-3 कॉम्बिनेशन में देते हैं और फिर एक एक करके उसको हटाते हैं दवा को। तो आप जो आपके स्पेशलिस्ट ने आपको जो मशवरा दिया, मैं तो यही कहूँगा उस पर अमल कीजिए। हाँ। और फिर देखिए, और मेरे ख्याल में ये जो दवाई है डॉक्टर साहब, जो स्पेशली एसिडिटी के लिए जिसे हम PPI कहते हैं, बहुत सेफ दवाई है। और मेरे ख्याल में तो ये है कि क्योंकि हमारे पास भी क्लिनिक्स में जो है बहुत कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा समझने के दिन रात यही पेशेंट्स हम देखते हैं। तो उसके अंदर जो है वो ये कि अगर एसिडिटी की वजह से कॉफ होती है और वाकई होती है, तो ये जो दवाई है इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है कि आप नहीं लें। आप इसको तकरीबन जैसे हम कहते हैं ना, टिका के आप जो है ना वो आप इस्तेमाल कीजिए। 1 हफ्ता करें तो बेहतरी शुरू हो जाती है। मैं तो यकीनन मैं इसका हामी हूँ कि आप ये दवाई जो है इस्तेमाल जरूर, क्योंकि आपकी जो जिस तरह मुझे बता रही हैं वो कॉफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और जो है वो दिन रात और ये मुसलसल कॉफ रहती है। तो मेरे ख्याल में एक लंबा अरसे के लिए जो है आप एक दवाई बेशक ना इस्तेमाल करने से इस्तेमाल करना यहाँ बेहतर होगा कि अगर आप मैं तो तकरीबन 4 हफ्ते इनको कहूँगा कि आप एक जो कैप्सूल, एक ही कैप्सूल खाना होता है दिन में, कोई इतना ज़्यादा दवाई नहीं है। एक कैप्सूल जो है वो रोज़ाना आपने खाना है, तो 4 हफ्ते तक इस्तेमाल कीजिए। दूसरी बात ये कि जब इन्हेलर आप इस्तेमाल करें तो इन्हेलर जो है वो एरो चैम्बर के साथ करें। बिल्कुल। जो आपका वॉल्यूमेटिक होता है या एरो चैम्बर होता है वो आप उसका इस्तेमाल करें और रेगुलर इस्तेमाल करें, बिल्कुल जैसे हम कहते हैं रिलीजियसली इस्तेमाल करें। कि वो इस्तेमाल करने से जो है वो कभी कभी ऐसा होता है कि हम इन्हेलर सही तरीके से नहीं लेते और वो खांसी इस वजह से बेहतर नहीं होती। और कई हफ्ते यूज करें तो फिर इन्हेलर का ये भी है, 1-2 दिन में नहीं उसका फर्क पड़ता। और इसमें भी कोई साइड इफेक्ट्स कोई ऐसी बात नहीं, बहुत सेफ है। दवाई जो है वो डायरेक्ट जो है लंग्स को डिलीवर होती है, तो इसमें कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता। तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी परेशान हैं अपनी खांसी से, और इस वजह से आपसे गुजारिश ये है कि इस्तेमाल जो है वो दवाई ज़रा अच्छी तरीके से लंबे अरसे के लिए करें, तो आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर बेहतरी ज़रूर आएगी। क्योंकि ख़ास तौर पे ये जैसे बता रहे हैं ना कि बचपन में भी होती थी और लंबी मुद्दत के लिए रहते थे, वालदा को भी कभी कभी मुझे लगता है कि ये एलर्जिक है इनकी कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये इनहेलर से लेकिन प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो प्रॉपरली यूज़ करेंगे जनाब। और आपसे गुजारिश है कि दवाई ज़रूर इस्तेमाल करें, और बाकी दुआएं तो हम जो है आपके लिए कर ही रहे हैं इंशाअल्लाह। एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहा है जनाब? जी, मैं नाम नहीं बताना चाहता। अच्छा जी, ये फरमाइए। मेरी बहन जो टेलीविजन का वॉल्यूम है वो बंद कर दीजिए। हेलो हेलो, मेरे ख्याल में हाँ, वो मेरे ख्याल में कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई। आपसे बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश ये है कि टेलीविज़न का वॉल्यूम अगर आप बंद कर देंगे तो उससे हमारी बातचीत में वो जो है बहुत आसानी हो जाती है, वरना आवाज़ गूंजती है। कि एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं मोहम्मद अली लंदन से बोल रहा हूँ। जनाब अली साहब, क्या हाल है? मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ। क्या बात है। तो बड़ी इंफॉर्मेशन आपसे मिल रही है डॉक्टर साहब। आपको अल्लाह सुब्हान तआला ने 2 क्वालिटी दी है। आप तो एक तो डॉक्टर हैं और दूसरे आप प्रेजेंटर भी बहुत अच्छे हैं। बड़ी मेहरबानी। तो बात यह है कि अभी आपने एक क्रॉस क्वेश्चन किया था मेरे भाई से कि आप स्मोकिंग तो नहीं करते, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन आपने उनसे ये नहीं पूछा कि जहाँ पे आप बैठते हैं या ऑफिस में हैं वो आपके दोस्त वगैरह तो आपके साथ स्मोकिंग तो नहीं करते। एक तो ये आप भूल के गए। तो दूसरी बात डॉक्टर साहब मेरी आप रहनुमाई फरमा दीजिए कि जो लोग हम फूड खाते हैं, क्या जो घरों में फूड होता है इसका कुछ चेस्ट इन्फेक्शन के साथ या इसका कोई रिलेटेड हो सकता है, ये जो फूड हम घरों के अंदर कुक करते हैं? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, जिस तरीके से मैं कुक करता हूँ घर के अंदर फूड, मेरे घर में अभी तक ना तो मुझे तो ना तो मेरे घर वालों को प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने फूड के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दी हुई है, जिससे मुझे खांसी की आज तक कभी प्रॉब्लम क्या बात है। लेकिन आप रहनुमाई फरमा दीजिए कि क्या इसका कोई इफेक्ट होता है कि नहीं होता? बिल्कुल, जज़ाकुमुल्लाह खैर डॉक्टर साहब। बड़ी मेहरबानी आपकी, आप जीते रहें। आपने क्या बहुत अच्छे आपने सवाल जो है वो हमारी जो हमने गलती की वो आपने फौरन पकड़ ली, और देखें कितने जो है वो गौर से जो है वो हमारा प्रोग्राम देखा जा रहा है। और ये पहले बात तो ये कि डॉक्टर साहब पैसिव स्मोकिंग के ऊपर जरा बता दीजिए, क्योंकि मोहम्मद अली भाई ने बहुत अच्छा टॉपिक जो है ये उठाया है, पहली बात। और दूसरी, खाने से कोई रिलेशनशिप अगर कॉफ का है तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये एस्पेक्ट्स हमारी ज़िंदगी के। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया। जो पैसिव स्मोकिंग है उससे भी कैंसर का रिस्क बढ़ता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले
5-1 साल में बहुत इम्पोर्टेंट, 5-10 साल में बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्रेस हुई है यूरोप में कि जो है ना पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग जो है वो बैंड है, और जो है ना अब तो वो जो होटल्स हैं उनमें भी बैंड है कुछ सालों से। तो जो अब गुजर गया टाइम उसका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जाहिर है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे मुल्कों में जहाँ अभी स्मोकिंग आम है वहाँ पे भी लोग पैसिव स्मोकिंग से भी स्मोकिंग के ऊपर करना चाहिए, और घर में भी जो है ये जहन में रहना चाहिए कि जो पेरेंट्स स्मोक करते हैं तो उनके बच्चे जो हैं उनका जो रिस्क है चेस्ट की मुख्तलिफ बीमारियों का, सिर्फ कैंसर ही नहीं, मुख्तलिफ बीमारियों का रिस्क, अस्थमा भी है, दूसरी चीज़ें भी हैं, वो बढ़ जाता है। और वो ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की है कि वो अपने बच्चों को जहाँ अच्छी ग़िज़ा देते हैं, अच्छी तालीम देते हैं, वहाँ जो हवा है घर की उसको भी प्योर और मुसफ़ा जो है वो रखा जाए। कॉल हम और ले लेते हैं, और वो खाने से कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, ये जो है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जनाब फरमाइए। कि मैं आसमा के ऊपर कुछ पूछना चाहती हूँ। जी जी। मुझे तकरीबन 82 में आसमा का ना अचानक सिम्टम हुआ था, वो भी पाकिस्तान में विजिट पे गई थी, तो वहाँ एकदम सुबह उठ के, कभी मुझे आसमा नहीं हुआ था उससे पहले। अच्छा। उस पर ना कोई 20-22 वर्ष की थी, और सुबह उठते ही लंबे लंबे सांस, लंबे लंबे खींच के सांस। अच्छा। और बस उठ के बैठ जाती थी और बस बैठी रहती थी, बैठते लंबे लंबे सांस, और बहुत एंग्जाइटी, और आहिस्ता 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 वो फिर सांस नॉर्मल हो जाती थी ड्रिंक के साथ। तो डॉक्टर के पास उतर गई, उस डॉक्टर ने उधर कुछ दिया, बहरहाल वो पता चला को आसमा था। अच्छा। फिर वो वहाँ काफी लंबी देर 6 मंथ रही थी, तो अब रोज ऐसे होता था क्योंकि वो विंटर में गई थी, तो अब भी उसका अलाव वो ठीक ही नहीं होता था। रोज सुबह उठना, लंबे लंबे सांस फेरी के वक्त, और काफी घंटा 1 घंटे वो खुद वो ठीक हो जाते थे। फिर मुझे वहाँ के ही मुझे रिश्तेदार हकीम के पास लेके, माने न माने बहुत ही बुरी बात है, लेकिन हकीम ने पता नहीं क्या कोई 10 रुपए की दवा इतनी घटिया सी दी, उसके साथ मेरे कभी वो ऑपरेशन नहीं हुई। अच्छा। कभी मेरा सांस वैसे नहीं हुआ। फिर मैं वापस आ गई इधर, तो मुझे आसमा दोबारा नहीं कभी हुआ, कोई सिम्टम नहीं हुए। तो कुछ चंद साल बाद मेरी आसमा की कंडीशन से शुरू हो गई ना, तो डॉक्टर ने मुझे इनहेलर्स दिए, जो मैं रेगुलर नहीं कभी लेती थी। फ्लू जुकाम जो होता था तब जरूरत होती थी, तो बलगम बहुत आती थी विंटर में। अच्छा मेरी बहन, ये बताइए मुझे कि आपको कोई खुदा न खास्ता कोई स्ट्रेस वगैरह तो नहीं है जी? घर में कोई स्ट्रेस वगैरह परेशानी तो नहीं है? वो तो ऑन एंड ऑफ जी हाँ। थी, लेकिन उसमें जब सांस लंबे पाकिस्तान में जब वाक़या हुआ तब नहीं कोई स्ट्रेस थी। अच्छा अच्छा। तो बिल्कुल नहीं थी, तब तो यंग भी बहुत थी। अच्छा। तो फिर ये उसके बाद मैं ऑन एंड ऑफ इनहेलर लेती थी, लेकिन मैंने सीरियस कभी नहीं लिया। तो फिर एक बार 96 में मैंने घर शिफ्ट किया, तो मेरा आसमा बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन मुझे बल्कि उससे पहले बहुत आती थी रेगुलर फ्लू। अच्छा। फ्लू बहुत होते थे। तो जब मैं घर शिफ्ट किया तो मेरा फ्लू आसमा ऐसे हो गया कि जैसे कभी हुआ ही नहीं। क्या बात है। मैंने इनहेलर भी छोड़ने को मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो बहुत अच्छे। बोला कि तू वहाँ स्मोकिंग होती थी, तुझे स्मोकिंग से एलर्जी थी, तुम्हारे एनवायरमेंट में स्मोकर्स थे। अच्छा। तो वो मैंने घर छोड़ा तो कोई स्मोकिंग नहीं थी, अब तो मेरा फ्लू बिल्कुल आसमा बिल्कुल खत्म ही हो गया। अरे वाह। उसके बाद यकीन करें कि मैंने 7-8 साल कोई इनहेलर की जरूरत नहीं पड़ी। फ्लू होता है तो बलगम आ गई। उसके बाद फिर मुझे अभी 6 साल पहले आसमा की फिर वही ना बहुत रेगुलर बेसिस मुझे आसमा वीजिंग हल्की हुई, कभी आसमेटिक अटैक नहीं हुआ, लेकिन मुझे फ्लू के अंदर बहुत तंग करता है आसमा। मुझे वीजिंग नहीं होती, कभी ऐसे कोई ब्रेस्ट होता ब्रीथिंग का, बस बलगम की बहुत शिकायत है, टाइट चेस्ट। अच्छा। 2 साल पहले मैं इतनी तंग हुई, डॉक्टर को बोला कि मुझे आयनिंग भी करती हूँ तो मुझे सांस में चेस्ट टाइट हो जाती है। अच्छा। अगर मैं डस्टिंग घर की नॉर्मल से करती हूँ उससे भी मेरी चेस्ट टाइट हो जाती है। अगर मैं बाहर की ऐसी जगह को डस्ट देती हूँ चेस्ट टाइट। अगर मैं मेरी नींद हो पूरी ना हो, अगर मैं टायर्ड हूँ बहुत ज्यादा, कुछ चंद रातों से चेस्ट टाइट हो जाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन आपका।
जो हिस्ट्री जो दी है उन्होंने, जो अभी आप बात कर रहे थे पैसिव स्मोकिंग की और घर के अंदर स्मोकिंग की, वो बिल्कुल ही एक जो ना इसके ऊपर फिट बैठ रही थी कि जनाब उसके देखेंगे आप मैं जो सवाल करना चाह रहा था, मैं ये देखना चाह रहा था कि एंग्जाइटी भी कभी कभी प्रोवोक कर देती है एस्थमा को, और स्ट्रेस और ये सारी चीज़ें भी एस्थमा को प्रोवोक कर देती हैं, एक्सरबेट कर देती हैं। तो बहुत बिल्कुल सही बात की उन्होंने। और अब जो है मगर फिर अब जो है उनके एस्थमा का जो है वो एक मरतबा फिर शुरू हो गया है, तो मेरे ख्याल में दोबारा उनको जो है इनहेलर्स वगैरह पे ये ऐसे होता है अस्थमा में कि ये बीच में बगैर किसी वजह के भी कुछ साल के लिए चला जाता है, फिर आ जाता है। प्रॉपरली वेल अंडरस्टूड नहीं है ये बीमारी, लेकिन ये कि जब इनहेलर की ज़रूरत है तो मैं यही रेकमेंड करूँगा, अगर आपके डॉक्टर आपको इनहेलर रेकमेंड करें तो वो जिस तरह कहें वैसे आप इनहेलर को इस्तेमाल करें। ये कभी ना करें कि जो डॉक्टर ने मशवरा दिया और घर आके अपनी मर्ज़ी की। उसमें ये होता है कि डॉक्टर तो यही समझता है कि मैंने इनहेलर दिया था या कोई इलाज तजवीज़ किया था तो अब मरीज़ वो उसको फॉलो कर रहा है। वहीं पे अगर आपको कोई जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वहीं अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, फिर वो ये होगा कि कोई आपको और मुतबादिल ट्रीटमेंट लिख देंगे। तो ये है। और दूसरा ये भी हो सकता है उस घर में मोल्ड हो, ये होता है ना, अगर वो उसकी वजह से भी एस्थमा होता है जी। तो और फाइनली ये मैं कहूँगा कि अगर इस वक्त आपका एस्थमा का कंट्रोल जो है वो प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, तो हर रीजन में एक डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल एस्थमा क्लिनिक होती है जी। तो आप अपने जो लोकल जो स्पेशलिस्ट है ना, आपका मुकामी जो स्पेशलिस्ट है आपके मुकामी हॉस्पिटल में, उनसे अपने आप को उस क्लिनिक में रेफ़र करा लें। वहाँ पे सब वो मरीज़ होते हैं जिनका एस्थमा डिफ़िकल्ट है कंट्रोल करना। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब बात हम लेकर चले थे जी खाने लंग कैंसर से। जी जी जी। और लंग कैंसर से जो तान टूटी है जाके, वो टूटी है खांसी के ऊपर। और आप देखेंगे पूरा प्रोग्राम जो है वो तकरीबन खांसी के ऊपर, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है और जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉमन है, हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत कॉमन है। मैं चाहूँगा कि अब क्योंकि टाइम जो है वो बहुत तेज़ी से गुजर गया, आप बताएं मुझे कि 1 घंटा गुजर गया, आपको पता चला भाई। अब इसमें यह है कि मैं चाहूँगा कि एक एंटी स्मोकिंग क्लिनिक के बारे में मैं चाहूँगा कि आप ज़रा थोड़े से वक्त में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। और लंग कैंसर के जो दूसरा सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है जो आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर, जी। तो वो उसके ऊपर जो है एक हमारे जो नाज़रीन इस वक्त सुन रहे हैं आपको, कि उनमें क्या आप एडवाइस करेंगे, एक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, जो स्मोकिंग स्टॉप स्मोकिंग क्लिनिक्स हैं वो बहुत अहम है, उनका बहुत रोल है। बहुत रोल है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको रिस्क है बहुत सी मोहलक बीमारियों का, कि वो जो है ना ज़्यादा होने का उनका चांस है। लंग्स के बीमारियां, हार्ट की बीमारियां, ब्लड प्रेशर है, बहुत सी बीमारियां हैं। तो आप पूरी अपनी कोशिश कीजिए तंबाकू नोशी को तर्क करने की। यही मैं कहूँगा, हर इलाके में अब एक छोटा जो टाउन है उसमें कई जो है ना तंबाकू नोशी तर्क करने की क्लिनिक्स हैं। और बहुत सी क्लिनिक्स हैं जो लोग काम करते हैं उनके लिए शाम को भी अपॉइंटमेंट्स हो जाती हैं। तो वो पूरी अपनी कोशिश कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो आपके इख्तियार में है और आप अपना रिस्क कम कर सकते हैं। दूसरी बात जहाँ तक लंग कैंसर की रही, अगर शक है लंग कैंसर का, वैसे तो हमें डिस्कस किया कि खांसी बहुत कॉमन एक अलामत है, लेकिन अगर रेड फ्लैग सिम्टम्स जिसको हम कहते हैं कि अगर ख़तरनाक सिम्टम्स हैं, जैसे वज़न कम होना शुरू हो गया एकदम और उसकी कोई वजह नहीं है, अगर बलगम के साथ खून आना शुरू हो जाए, अगर कांस्टेंट पेन है चेस्ट में, अगर खांसी की नौयत चेंज हो गई है, तो ज़रूर अपने जीपी के पास जाइए, देर ना कीजिए, और फिर वो आपका एक्सरे वगैरह कराएंगे, आपको स्पेशलिस्ट के पास भेजेंगे। पूरा एक अमल है डायग्नोसिस का। अगर वक्त से पहले यानी इन टाइम इसकी तशखीस हो जाए तो फिर कोई चांस होता है कि इसमें भी लोग हैं कि जिनको मुकम्मल शिफा हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल होपलेस सिचुएशन है। तो इसलिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, आगे शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो हेल्थ टिप्स का प्रोग्राम था जनाब, उसके ऊपर उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आएगा। हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बातचीत की, खांसी के लिए ख़ास तौर पे वज़न के ऊपर बात हुई,
एंटी स्मोकिंग के लिए बात हुई। स्मोकिंग सेजेशन क्लिनिक जो है वो अपने जीपी के थ्रू आप जो है स्मोकिंग, हर क्लिनिक के अंदर, हर सर्जरी के अंदर जो है स्मोकिंग सेजेशन क्लिनिक जो है वो मौजूद हैं, और वो आपको, क्योंकि NHS है तो इस वजह से फ्री आपको पैचेस मिल सकते हैं, और इसके अलावा आपको च्युइंगम्स मिल सकती हैं, इसके अलावा आपको कार्ट्रिजेस मिल सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और बहुत ही जो है वास्ट वैरायटी है आपके पास। आप अपनी नर्स के साथ, जो स्मोकिंग सेजेशन नर्स होती है उसके साथ बैठ के और उसके ऊपर आप डिस्कस कर सकते हैं उनसे, और वो फिर आपके लिए जो सूटेबल होती है। बहुत सारी पेशेंट्स हमारे ऐसे हैं जिनको दवाई जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक गोली खा सकते हैं, और वो उससे भी जो है आप स्मोकिंग सेजेशन में उसमें हेल्प मिलती है। तो आप चाहें तो वो भी आप अपने डॉक्टर के से रुजू करें, और वो आपको रेफ़र कर देंगे स्मोकिंग सेजेशन एडवाइज़र को, स्मोकिंग सेजेशन क्लिनिक को। तो उससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप बेहतरी इसमें आएगी। नाज़रीन, प्रोग्राम जो है वो पर लगा के उड़ गया, उसका टाइम जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब डॉक्टर सैयद नय्यर रज़ा साहब आपका, कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और आपने जो है वो इतनी मुफीद मालूमात हमारे नाज़रीन को फ़राहम की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले इतवार को हम फिर 2 बजे आपके सामने तशरीफ़ फरमा होंगे, और आपसे जो है वो सवालात भी आप हमसे कर सकते हैं। एक नए टॉपिक के साथ एक नई बीमारी के बारे में बातचीत होगी। तो आपसे गुजारिश है कि 2 बजे से 3 बजे तक ये प्रोग्राम होता है, तो आपसे गुजारिश है कि ज़रूर इस प्रोग्राम को देखिए। और इसमें अगर आपके पास कोई इश्यूज़ हैं, जो घर में आप बैठे हैं, आप जो सर्जरी नहीं जा सकते, या आप डॉक्टर के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, आप फील नहीं कर सकते कंफर्टेबल, तो आप हमसे कर सकते हैं। हम आपको कुछ टिप्स दे सकते हैं कि जो आप अपने जाके डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, ताकि जो है आपकी जो भी बीमारी आपको है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू आपके साथ है, उसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन हो, और उससे वो जो है जल्द से जल्द आपको उस बीमारी से छुटकारा मिल जाए। तो आपसे गुजारिश है कि इंशाल्लाह अगले इतवार को जो है वो फिर प्रोग्राम देखिएगा, और इंशाल्लाह हम आपके सामने मौजूद होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।